आज हम लोग बेटा जूलॉजी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में मैं लाइव आया था, कल ही लाइव आया था, तब भी मैंने कहा था कि बेटा बुक रीड करो, इधर उधर की चीज़ें मत देखो, क्योंकि हर टीचर आता है वो अपना नए नए टॉपिक निकाल के अलग अलग चीज़ें बता के जाता है। अलग अलग चीज़ें कहने का मतलब ये है कि वो कुछ लाइन है जो कुछ लाइन बताते हैं, कुछ लाइन नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको 1 घंटे में कंप्लीट करना रहता है। ध्यान रखना, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाता है, ख़राब पढ़ाता है, लाइक वाइज मैं वैसी बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि जब वो चैप्टर रीड करते हैं तो वो देखना कई पैराग्राफ में कोई लाइनें छूटती हैं, कई पैराग्राफ में कई लाइनें छूटती नहीं छूटती हैं, ठीक है। तो जब वो चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती ही आती है। ध्यान रखना, मैं किसी से कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो बुक रीडिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट, तो हम लोग बुक रीडिंग करना चालू करेंगे बेटा। हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे हम लास्ट चैप्टर में तंत्रिका तंत्र पढ़ के आए हैं, इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक समन्वय, मतलब एंडोक्राइनोलॉजी, हमारे पास हार्मोन का कैसे समन्वय होता है, ठीक है। तो आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करते हैं। बिंदु दर बिंदु, ध्यान रखना, मतलब ये कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं। क्यों काम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट? क्योंकि नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर कहानी चलती है। अगर नोड ऑफ रेनवियर कहानी चलती है तभी सिग्नल क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो पाता है। अगर हम लोग क्या करें, हमारे न्यूरॉन से ऊपर से श्वान सेल हटा दें, यहाँ पर उसका क्या आवरण हटा दें, तो जो सिग्नल रहेगा वो बार बार ऊपर ऊपर नीचे यहीं यहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? ध्यान रखना एक चीज़। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि बेटा जो हमारे पास रासायनिक समन्वय एकीकरण है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु दर बिंदु क्या करता है, समन्वय चलता है। तो तंत्रिकी समन्वय काफ़ी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है, स्लो चलता है, बहुत कम समय के लिए होता है। तंत्रिका तंतु द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकाएं नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि तुम्हारी बॉडी की हर एक सेल, 3 सेल है, बॉडी की हर एक सेल तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल नहीं होती है। पहली चीज तो क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल दी सेल, की बॉडी की, शरीर की सभी सेल्स क्या तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल होती हैं, तो नहीं होती, समन्वय नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। ध्यान रखना, हार्मोन एक केमिकल है, और ये केमिकल ऐसा केमिकल है जो कि प्रोटीन का बना हो सकता है। ध्यान रखना, किसका बेटा? प्रोटीन का बना हो सकता है ना, और अमीनो एसिड का बना हो सकता है बेटा, ठीक है। और हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का बना हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब स्टेरॉइड्स का बना हो सकता है। किसका बना हो सकता है? स्टेरॉइड्स का, ठीक है। तंत्रिका तंत्र और अब यहाँ पर ध्यान रखना, तो हमारा बॉडी जो है दो तरीके से कंट्रोल होता है, शरीर दो तरीके से कंट्रोल होता है, एक तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्त्रावी तंत्र मिलकर हमारे शरीर की क्रियात्मक कार्यों को समन्वय और नियंत्रण करते हैं। हमारी बॉडी को क्या करते हैं? क्रियात्मक और कार्यात्मक समन्वय कहते हैं। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथियां और हार्मोन की अगर हम लोग बात करें, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। ध्यान रखना, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, मतलब याद रखना, मतलब ऐसी ग्लैंड जिनका सिक्रीशन, जिनका स्त्राव, ऐसी डक्ट से ना हो गई, ये डक्ट है, ये नलिका है,
नलिका से ना होके डायरेक्टली ग्लैंड से स्रावित होता है, और ये क्या करती हैं, ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन पे जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की ग्रंथि बेसिकली देखने में मिलती हैं, एक मिलती है एक्सोक्राइन, एक मिलती है एंडोक्राइन। अंतः अंतः मतलब एंडोक्राइन, और एक्सोक्राइन मतलब बाहर वाली। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला हमारे पास स्टेटमेंट क्या आया कि बिंदु टू बिंदु कौन सा काम करता है बेटा, तंत्रिका तंत्र काम करता है, पर तंत्रिका तंत्र सभी बॉडी की सेल को कंट्रोल कर नहीं सकता, समझ में नहीं कर सकता। इसलिए क्या होती है, उनके पास रासायनिक क्रियात्मक विधि भी होती है जो समन्वय करती है बॉडी की सेल को, तभी हमारी बॉडी दो तरीके से कंट्रोल होती है। एक तुम्हारे पास कौन सा है बेटा, कौन सा क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी मिलकर काम करते हैं। इनके स्त्राव हार्मोन कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, हार्मोन कहलाते हैं। अब मैंने तुमको बताया ये हार्मोन तीन तरीके के होते हैं, एक प्रोटीन वाला बताया है, एक अमीनो एसिड वाला बताया है, एक कोलेस्ट्रॉल वाला बताया। फिर हमने बताया कि भाई अब हार्मोन की चिर सम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन क्या होता है। अगर हार्मोन को हम लोग बेसिकली डिफाइन करें तो क्या होता है कि हार्मोन अस्तास्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाते हैं। ये यहाँ से ये ग्लैंड है ना, ये ग्लैंड है, ग्लैंड का ये क्या है बेटा, सिक्रीशन है। क्या है ये, सिक्रीशन, स्त्राव है। और ये ब्लड कैपिलरीज है, और ये ब्लड है भरा पड़ा है। इस ब्लड में ये ग्लैंड से निकलने वाला जितना भी सिक्रीशन है इसमें क्या कर दिया जाता है, पोर कर दिया जाता है, जो दूरस्थ लक्षित अंग तक पहुंचाए जाते हैं और जो अपने ऑर्गन तक लेके जाते हैं। ये मैंने बता दिया था तुमको। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया जा गया है कि जिसके अनुसार ध्यान रखना, अब ये प्रॉपर्टी में क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हार्मोन होते हैं ये सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं, बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं, और एक अपोषक रसायन है। देख ध्यान रखना, इनसे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, नॉन न्यूट्रिटिव है, जो इन अंतर कोशिकीय संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। ध्यान रखना, एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। देख ध्यान रखना, न्यू एटम भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, है ना, रिसेप्टर। दे ध्यान रखना, अकशेरुकियों में भी कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है। तुम ये बोलो कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में क्या एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी सिस्टम, ठीक है ना, ये रासायनिक समन्वय मिलता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कशेरुक और अकशेरुकीय दोनों में देखने को मिलता है, जबकि अकशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर रहे उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। ध्यान रखना, उनमें भी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, समन्वय करती हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। अब मानव अंतःस्रावी तंत्र का जब वर्णन किया जाता है तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास मानव अंतःस्रावी ग्रंथि में तंत्र में दो टाइप के क्या बेसिकली ग्रंथियां मिलती हैं। एक हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड और एक हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड वो जो वाकई में ग्रंथि की तरह काम करती है, उनको ऑर्गेनाइज्ड ग्रंथि बोलते हैं। और ऐसी ग्रंथि जो एक्चुअल में ऐसी ग्रंथि जो ग्रंथि ना होके ऑर्गन होता है पर काम करता है किसकी तरह बेटा, ग्रंथि की तरह, उसको अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। अभी मिल जाएगा तुमको। अब हमारे पास जो ग्रंथियाँ होती है वो क्या क्या होती है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथाइराइड, अग्नाशय, अधिभ्रक ग्रंथि, वृषण, अंडाशय। ये सब हम लोग अगर बोले तौर पे तो जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, तो वो जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं वो दो चीज़ हो सकते हैं। एक तो तुम लोग क्या बोल सकते हो कि वो ग्रंथि हो सकती है, और दूसरा क्या बोल सकते हो, ऑर्गन हो सकते हैं। जैसे वृषण नर में क्या होते हैं, ऑर्गन होता है। जैसे हाइपोथैलेमस, ये भी क्या है, एक ऑर्गन है। ध्यान रखना, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक कोशिकाएं मिलकर, ऊतक ऊतक मतलब टिश्यू, कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं।
पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायरॉयड, थाइमस और जनन ग्रंथियां। नर में वृषण और मादा में अंडाशय। जनन जनन ग्रंथियां नर में क्या, वृषण, और मादा में क्या, अंडाशय। हमारे सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियां, मतलब तुम्हारे पास जो वृषण है ये भी एक क्या है, ग्रंथि है। ये भी क्या है, एक ग्रंथि है। ठीक है ना। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर आंतरिक मार्ग, जठर आंतरिक मार्ग, लाइक अगर मैं बात करूं यकृत, लीवर, वृक्क, किडनी, हृदय, है ना, और जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ध्यान रखना यहाँ पर लिखा नहीं पर वो भी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोन उत्पाद करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हाइपोथैलेमस की संरचना, उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। क्या दिया गया है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले हाइपोथैलेमस की। किसकी बात करूं बेटा, हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस यू नो वेरी वेल कि ये मिलता कहाँ पर। अगर हम लोग लास्ट चैप्टर में बताएं तो हम लोग हाइपोथैलेमस देखते थे फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में, तो हमारे पास हाइपोथैलेमस प्रेजेंट था। जैसा कि आप जानते हैं हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग का आधार भाग है, पीछे वाले पार्ट का ये वाला अग्रभाग, और इसके नीचे वाले भाग के नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस है ना। यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है जो कि न्यूक्लियाई कहलाती है। ध्यान रखना, जो हमारे पास हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं बेटा, न्यूरॉन्स होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से इस स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्त्राव को नियंत्रण करते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर कंट्रोल ऑन हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। तो यहाँ पर जेना न्यूक्लियर कहते हैं, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण मतलब बनाना और उनको प्रवाह नियंत्रण करना। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्रावित हो, स्राव को प्रेरित करते हैं। ध्यान रखना, मोचक हार्मोन मतलब रिलीजिंग हार्मोन। मोचक हार्मोन मतलब क्या, रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को निकलवाते हैं। और निरोधी हार्मोन जो स्टॉप करवाते हैं, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन मुक्ताकारी हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोफिन मुक्ताकारी हार्मोन मतलब GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब मुक्ताकारी, जो मुक्त होता है, निकलता है ना। पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्त्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से स्रावित सोमेटोस्टेटिन मतलब तुम्हारे पास, अगर मैं बात करूं तो तुम लोग क्या करते हो, पैंक्रियास की बात करते हो। पैंक्रियास में भी सोमेटोस्टेटिन निकलता है। और जबकि तुम बात करोगे वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमेटोस्टेटिन। ध्यान रखना, तुम्हारे पास दो चीज, एक सोमेटोस्टेटिन कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियास से। दूसरा कहाँ से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्त्राव को रोधक करता है। मतलब ये जो सोमेटोस्टेटिन है ये अगेंस्ट काम करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है ग्रोथ हार्मोन के, ग्रोथ मुक्ताकारी हार्मोन के। ठीक है ना, वृद्धि मुक्ताकारी हार्मोन के। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त किए जाते हैं और ये हार्मोन निवाहित परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं। ध्यान रखना, कहाँ पहुंचते हैं, पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास न्यूक्लियाई है, ये हाइपोथैलेमस तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये पीछे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ हमारे पास सिग्नल देने का काम कर रहे हैं। ये वाला आगे वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पीछे वाला पार्ट हो जाएगा। आगे वाले पार्ट को अग्र बोलते हैं, पीछे वाले को पश्च बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखा है। अब
अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिका नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। ध्यान रखना। इसके बाद मतलब ये कि हमारे पास पीछे वाला जो डायरेक्टली रहता है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में होता है ना। इसलिए जो हाइपोथैलेमस है यहाँ से 2 हार्मोन नहीं 3 हार्मोन, एक कौन सा तुम्हारे पास सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन है, और एक तुम्हारे पास कौन सा है? ऑक्सीटोक्सिन है, और एक तुम्हारे पास कौन सा है बेटा? एडीएच, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन है। सोमेटोस्टेटिन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन, एडीएच और सोमेटोस्टेटिन, ये 3 हार्मोन जो हैं ये बेसिकली डायरेक्टली तुम्हारे पास कहाँ से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। बट ध्यान रखना, जो ऑक्सीटोसिन है और जो तुम्हारे पास एडीएच है ये बनते कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में, और स्टोर होते हैं जाके कहाँ पर? कहाँ पर? जल्दी बोलो, कहाँ पर? पश्च पीयूष ग्रंथि में, पीछे की तरफ। उसको हम लोग बोलते हैं, जब हमारे पास न्यूरॉन डायरेक्टली पश्च वाले भाग से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोल देते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जब ये सामने वाला जो है आगे की तरफ कंट्रोल नहीं रहता है तो इसलिए इसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या नाम है इसका? एडिनो हाइ। अब पीयूष ग्रंथि एक सेलर टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है। मतलब बोन, जो स्फिनोइड बोन होती है, स्फिनोइड बोन में एक गड्ढा होता है, उस खांच को हम लोग सेलर टर्सिका बोलते हैं। स्थित होती है एक वृंत वृत्त वृंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इससे द्वारा किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। अब ध्यान रखना, आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि 2 पार्ट में, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये आगे वाला पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट बता चुका हूं मैं। 2 भागों में विभाजित होती है। एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 भागों को द्वारा बना होता है। ध्यान रखना, पास डिस्टेलिस और पास इंटरमीडिया। ये जो वाला पार्ट है इसको हम लोग पास क्या बोलते हैं? डिस्टेलिस बोलते हैं। और ये जो बीच वाला पार्ट है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं पास इंटरमीडिया। ध्यान रखना, ये बीच वाला पास इंटरमीडिया, PIM लिख दे रहा हूं, है ना। पास डिस्टेलिस की साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अब हमारे पास ध्यान रखना, ये पास डिस्टेलिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस को हम लोग पास क्या बोलते हैं? पास डिस्टेलिस। और पीछे वाले को क्या बोलेंगे? पास न्यूरो हाइपोफाइसिस, ऐसा कुछ। अरे बोलो, आगे देखना भी मिलेगा। यहां पर एक बात है कि हमारे पास पास डिस्टेलिस वाले पार्ट से कितने हार्मोन निकलते हैं, ध्यान रखना। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास जो यहां से हार्मोन निकलते हैं वो निकलते हैं 9। कितने निकलते हैं? 9। बेसिकली 2 पीछे से, ध्यान रखना, सामने से 7 में निकलते हैं। टोटल कितने होते हैं? 9। अभी दिखाता हूं पूरी 9 के 9 गिन के तुमको कैसे निकलते हैं। पहला वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूसरा हो गया। थायराइड प्रेरक हार्मोन T6 हो गया, 3 हो गया। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन 4 हो गया। कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसी को बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 5 हो गया। डन। और पुटिका प्रेरक हार्मोन कितने हो गए? 6। और पास इंटरमीडिएट से एक हार्मोन निकलता है MSH, दैट इज कॉल्ड मेलेनोट्रोफिन हार्मोन या मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन कितने हो गए? 7। सामने से कितने निकल रहे हैं? 7।
इज इट क्लियर? कौन कौन से, एक बार फिर से देख लो। पहला हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन, इसी को क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, पहला। दूसरा कौन सा है? प्रोलैक्टिन, जो मिल्क को प्रोड्यूस करवाने वाला है उसको, दूसरा उसी का नाम है मेमोट्रोपिक, दूसरा हार्मोन। तीसरा क्या है? थायराइड प्रेरक हार्मोन, TSH। और चौथा हमारे पास एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, या इसी को हम लोग कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन भी बोलते हैं। 4 हो गए, है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, 5 हो गए। पुटिका प्रेरक हार्मोन 6 हो गए, और मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या फिर मेलेनोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं। यद्यपि पार्स इंटरमीडिया, मध्य पिंड और पार्स डिस्टेलिस दूरस लगभग से जुड़ा होता है, मतलब ये जो वाला पार्ट है, ये वाला इससे ही जुड़ा रहता है, एसोसिएटेड रहता है। इज इट क्लियर? वो अलग से नहीं होता, अलग से होता नहीं है। अब यद्यपि मानव में पास इंटरपीडिया, ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा और पश्च प्यूस ग्रंथि, यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन की क्या होती है? स्त्राव करती है। यहां पर एक चीज जरा देख लें, सुनो ध्यान से। हमारे पास एक हार्मोन और नहीं लिखा। कौन सा हार्मोन नहीं लिखा बेटा? हाइपोथैलेमस से ही स्त्रावित होता है क्या? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पर नहीं लिखा, जरा आओ। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ध्यान रखना, ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्यों बोलते हैं? कि नर्व के द्वारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये पश्च प्यूस ग्रंथि, यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन की संग्रह और स्त्रावित करता है। ध्यान रखना, न्यूरो पास नर्वोसा, पश्च प्यूस ग्रंथि, ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस द्वारा क्या होता है? उत्पादित। सिंथेसिस कहाँ होता है? यहाँ पर। बट वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन संग्रह कहाँ होता है और स्त्राव कहाँ होता है? प्यूस ग्रंथि, पीछे वाले पार्ट पे, पश्च वाले पार्ट पे। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है और तंत्रिकी काक्ष होते हुए पश्च प्यूस ग्रंथि में पहुंच जाता है। वृद्धिकारी हार्मोन, अब यहां पर ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के अति स्त्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जिसके कारण एक डिसीज होती है, जायगोटिज्म, अतिकायकता, जायगोटिज्म। ये इसको जाइजेंटिज्म बोल सकते हैं, जाइगेंटिज्म बोल रहा है, जाइगेंटिज्म। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें जो पर्सन है उसकी हाइट लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तुम लोगों ने देखा होगा, खली को देखा होगा, इसके जैसे कुछ। कहते हैं इसके अल्प स्त्राव से हमको एक डिसीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म, बोनापन और बाममता। अब यहाँ पर दोनों चीज़ ध्यान से सुनना। जब ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है ना, तो उसकी हाइट में कमी होती है, उसका मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता, ध्यान रखना। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव की प्रकृति विशेषता चेहरे की हो जाती है, जिसे अतिकायकता, एक्रोमेगेली बोलते हैं। ध्यान रखना 2 चीज। अब बचपन में जब हार्मोन ज्यादा निकले तो जाइजेंटिज्म होता है, और अगर मिड एज में ज्यादा निकले तो उसको हम लोग एक्रोमेगेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या क्या बता दिया, ध्यान रखना। अब इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न तो हो सकती हैं यदि नियंत्रण ना किया गया तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ध्यान रखना, जीवन के प्रारंभिक काल में रोग को पहचान बहुत कठिन है तथा अधिकतर मामले के अनेक वर्षों तक रोग का पता नहीं चलता जब तक कि वह अभिलक्षण दिखाई नहीं देने लगते। ठीक है, प्रोलैक्टिन
अब इन्होंने क्या बोला कि जब तक बाहर से करेक्टर नहीं दिखते तब तक ध्यान रखना कोई भी डिसीज का करेक्टर नहीं दिखता। एम राइट? यहाँ पर ये चीज़ बोला गया है। और जब रोग उत्पन्न होता तो पहले ही हमको ट्रीट करा लेना चाहिए। ठीक, सही बात है। अब हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनसे थायराइड हार्मोन का संश्लेषण और स्त्राव को करता है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, कौन प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ काम करता है? स्तन ग्रंथियों में। मतलब तुम्हारे पास ध्यान रखना कि एक तुम्हारे पास यहां पर मिल गया कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो वृद्धि एवं दुग्ध निर्माण का कराता है। ध्यान रखना, मेमोरी ग्लैंड। और यहां पर तुम लोग एक और चीज पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाके, वहां पर देखना प्रोजेस्टेरोन के बारे में भी लिखा है। ध्यान रखना, वहां पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी लिखा है। ध्यान रखना, जाके वहां पढ़ लेना। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों द्वारा स्रावित थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्थापित करवाता है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करवाता है? एड्रीनल बल्कुट पर कार्य करता है। और ध्यान रखना क्या निकालता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नामक हार्मोन। कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, कॉर्टेक्स वाला पार्ट। और स्टेरॉयडल हार्मोन के संश्लेषण और स्त्रवण के लिए क्या प्रेरित करता है? ठीक है, स्त्रवण के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेरक पुटिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करता है। ओबियस सी बात है, हमारे पास जो क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो बेसिकली ओवरी में जाके काम करता है और ओवरी से ही क्या निकलवाता है? हार्मोन निकलवाता है। और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करवाता है, सेक्स हार्मोन का उत्पन्न करता है। इसकी को हम लोग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन GnRH। तुम्हारे पास दो हार्मोन होते हैं जिसको कंट्रोल कॉल करता है, LH करवाता है ना। तो हमारे पास जो LH होता है वो बेसिकली करता क्या है कि दो हार्मोन निकलवाता है। ठीक है, कौन कौन सा? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, जो कि तुम्हारे पास क्या है? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। और तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन। आ जाओ जरा। नरों में न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह से नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन वॉट एंड्रोजन शुक्रजनन की को नियंत्रित करता है। तो एक चीज समझ में आ गया हमको कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंट्रोल कौन करता है? एंड्रोजन करता है। कौन करता है? एंड्रोजन। ठीक है ना, कौन करता है? एंड्रोजन करता है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाएं ग्राफियन पुटिका से अंड उत्सर्जन को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिका के बचे भाग में कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाने का काम कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि एवं परिवर्धन करने में प्रेरित करता है। मतलब तुम्हारे पास वो पुटिका को चेंज करने वाला कौन होता है तुम्हारे पास बेटा? वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलेनोसाइट्स मेलानिन युक्त कोशिकाएं पर क्रियाशील होती हैं तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियां पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों में से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, मादाओं में यह क्या करता है? प्रसव मतलब बच्चे को जन्म देने का भी वहां पर काम करवाने का काम कौन करता है तुम्हारे पास? ऑक्सीटोसिन। कौन काम करता है? तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे मादाओं और प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों को संकुचन। ध्यान रखना, हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। बीच में होती है हमारे पास मायोमेट्रियम। और ये मायोमेट्रियम जो होती है बेटा ध्यान रखना, ये एक्चुअल में ध्यान रखना ये चिकनी पेशियों से बनी होती है। इनमें ही क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये क्या करते हैं? बच्चे को, यहाँ पर जो बच्चा रहता है इस बच्चे को बाहर की ओर
पुश आउट करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, रिपल्सन देते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है, उनके संकुचन को प्रेरित करता है और मादाओं में या प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों को संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। दूसरी चीज, जब बच्चा मिल्क पीता है तो बच्चा जब मिल्क पीता है तो मिल्क ग्लैंड मतलब दूध ग्लैंड मतलब मेमोरी ग्लैंड उनमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो दूध को बाहर निकालने का काम करता है। वैसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संबलित नलिका मतलब डीसीटी। कहाँ पर? डीसीटी, ध्यान रखना। डीसीटी में क्या होता है, मतलब डीसीटी मतलब मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ नलिका डीसीटी जल एवं आयनों को पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, ध्यान रखना। कौन? वैसोप्रेसिन, ये ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। वैसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, और किसके लिए? वाटर के लिए, जो उनका पुनर्अवशोषण कराता है, वापस से अवशोषण कराता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास बहुत कम होता है, और जब कम होता है तो उसको बोलते हैं डायूरेसिस। इसीलिए हम वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, कि जब वैसोप्रेसिन निकलता है तो वाटर बॉडी से कम लॉस होता है, तो जब वाटर कम लॉस होगा तो उसको डायूरेसिस बोलेंगे, और इसी हार्मोन को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी डायरेक्ट हार्मोन भी कहते हैं। अब तुम्हारे पास एक चीज, एडीएच के संश्लेषण अथवा स्त्रावण को प्रभावित करने वाली प्रकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है। किसमें ह्रास होता? कमी आती है बेटा, जल के संरक्षण की। एडीएच के संश्लेषण अथवा स्त्रावण को प्रभावित करने वाली प्रकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है। फलतः जल का ह्रास और निर्जलीकरण हो जाता है। इस अवस्थिति में एक डिसीज होती है ऊदक में, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है, डायबिटीज मेलाइटस नहीं। क्या कहलाएगी? डायबिटीज इंसिपिडस, नॉट डायबिटीज मेलाइटस। ऊदक में ध्यान रखना, तो ऊदक में डिसीज जो होती है वो किसके कारण होती है बेटा? एडीएच की कमी के कारण, है ना। अब अनाव पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो पीनियल ग्रंथि होती कहां और प्रेजेंट कहां होती है? ध्यान सुनना। हमारे पास जो पीनियल ग्लैंड होती है वो बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस के पीछे की तरफ, अब तुम लोग देखना दो चीज यहां पर अभी मिलेगा तुमको। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होती है, ऊपर वाले भाग में प्रेजेंट होता है क्या? पीनियल ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होता है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि एक हार्मोन निकालती, नाम क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, और मेलेटोनिन हार्मोन शरीर को दैनिक लय, ध्यान रखना, वेक एंड स्लीप साइकिल, 24 घंटे के साइकिल को नियंत्रित करती है, नियमन करती है। उदाहरण के लिए एआई सोने जागने के चक्र और शरीर के तापक्रम मतलब बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। इन सब के अतिरिक्त मेलेटोनिन का क्या काम है? मेटाबॉलिज्म, उपपचय, वर्णकता, कलर, मासिक चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता को भी बढ़ाने का काम करती है। ध्यान रखना, मासिक धर्म मतलब व्हाट? मेंस्ट्रुअल साइकिल, और तुम्हारे पास और क्या तुम्हारे पास बेटा? प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनोलॉजिकल को भी क्या करती है? ये इफेक्ट करती है। कौन? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से कौन बेटा? क्योंकि पीनियल ग्लैंड से क्या निकलता है हमारे पास? क्या निकलता है? मेलेटोनिन निकलता। क्या निकलता है हमारे पास? मेलेटोनिन निकलता है। क्या निकलता है? मेलेटोनिन निकलता है। इज इट क्लियर? अब थायराइड ग्लैंड, यहीं पर तुम लोग ये चीज देखना कि जो थायराइड ग्लैंड की बात नहीं करता हूँ, पीनियल ग्लैंड की बात करता हूँ। पीनियल ग्लैंड से जो मेलेटोनिन निकलता है और हमारे पास एमएसएच है, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। ध्यान रखना, एक कलर को कम करता है, कलर को बढ़ाने का काम करता है। ये तुम लोग सर्च करके आना, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, ये जो ग्लैंड दिख रही है ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है,
और थायराइड ग्लैंड के अंदर की तरफ जाओगे तो हमारे पास पीटीएच पैराथायरॉयड ग्लैंड मिलती है। ध्यान रखना यहाँ पर हम लोगों को एक एच शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पर यहाँ पर हमको एच शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता नहीं है। इज इट क्लियर? आ जाओ जरा, यहाँ पे क्या लिखा है। द थायराइड ग्रंथि श्वास नलिका के दोनों तरफ स्थित दो पालियों से बनी हुई होती है। एक पाली ये वाली है तुम्हारे पास और एक पाली ये है तुम्हारे पास, है ना। दो पालियों से बनी होती है। दोनों पालियां संयोजी ऊतक के पतली पल्ली नुमा स्थमस से जुड़ी हुई होती है। मतलब ये जो वाला पार्ट होता है, ये बीच वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्थमस। जो डायग्राम में नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको? स्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थमस। ध्यान रखना। अब स्थमस से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटिका और भरण ऊतकों की बनी होती है। कौन कौन सी? ध्यान रखना, कौन कौन सी? ग्रंथि की पुटकों और भरण ऊतकों से बनी हुई होती है। प्रत्येक थायराइड पुटिका एक गुहा को घेरे हुए पुटक कोशिकाओं को निर्मित होता है। जो पुटिका कोशिकाओं दो हार्मोन, ध्यान रखना कितने हार्मोन? दो, थायरोनिनस और अथवा थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन अथवा T3 संश्लेषण करती हैं। मतलब T4 को ही थायरॉक्सिन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये टायरोसिन वाला अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। आगे चलोगे मिलेगा तुम कुछ लोग। संश्लेषण करती है। थायराइड हार्मोन के समान दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता होती है बेटा? आयोडीन की। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण अवथायरॉइड मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। जब थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है तो साधारणतः गलगंड मतलब तुम्हारे पास ग्वाइटर हो जाता है। गलगंड। गर्भावस्था के समय अवधारण की कमी के कारण गर्भाशय में बालक की क्या होती है? वृद्धि, विकृति हो जाती है। विकृति आ जाती है, दिमाग में कोई ना कोई डिसीज हो जाती है। इससे बच्चे की अवरोधी वृद्धि, ध्यान रखना, क्रिटिनिज्म, बच्चा बोना हो जाता है। बामनता, मंदबुद्धि होता है। त्वचा में असमानता मतलब उसकी स्किन रूढ़िवादी हो जाती है। और मूक बधिरता मतलब बहरा गूंगा भी हो जाता है। ठीक है, ओके। वयस्क स्त्रियों में अवधारणा मासिक धर्म अगर कम हुआ तो क्या होगा बेटा? मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा, कर देता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति में थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर की कार्य की पर प्रतिकूल प्रभाव डालती, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एक आटे में क्या करूँ, पानी ज़्यादा भर दूँ तो आटा जो तुम मारने वाले हो, ठीक है, वो डो अच्छे से नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, ठीक है। तो वो मेंटेन करना पड़ता है। अब हमारे पास पैराथायरॉयड है। थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचयी मेटाबॉलिज्म दर के नियमन में भूमिका निभाता है। पहला चीज़ ध्यान रखना। ऊपर वाले हमने पढ़ा था, किसको पढ़ा था हमने? अभी जस्ट पढ़ा था हमने मेलेटोनिन को, वो भी उपापचय में आपका होता है। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी करता है। कौन? थायराइड हार्मोन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ RBC, है ना। अब थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय मतलब तीनों चीज, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइसिस, नियोजेनेसिस और लिपोलाइसिस, संश्लेषण और विखंडन, ध्यान रखना, ये तीनों को बनाने का और तोड़ने का भी काम करते हैं। लिख देता हूं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस, है ना, और ग्लाइकोजिनेसिस, सब चीज ये करते हैं। कौन करते हैं? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कौन सा? T4। T3 नियंत्रित करता है। अब ध्यान रखो, नियंत्रित करते हैं जल और विद्युत उपघटकों का नियमन भी करते हैं। मतलब तुम्हारे पास वाटर और मिनरल का भी क्या करते हैं? मेंटेनेंस करता है। कौन मेंटेन करता है बेटा? हमारे पास T3 करता है। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन
थायरोकैल्सिटोनिन TCT, थायरोकैल्सिटोनिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, का भी स्त्राव होता है। थायरोकैल्सिटोनिन TCT रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है और नेत्रोसेधी गलगंड एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर थायराइड अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर आ जाना, मतलब ऑक्सैप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है। ऑक्सैप्थेल्मिक ग्वाइटर मतलब होता है आंखें बाहर की तरफ आ जाना, एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है ना। ये थायराइड हार्मोन के बढ़ने से होता है। अब देखो, अभी मैंने यहाँ थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में बताया, इसने क्या किया, नियंत्रण कैसे करता है मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है, क्योंकि इस पैराग्राफ में तुमको कहीं नहीं मिलेगा, वो कहाँ लिखा है वो बताता हूँ तुमको अभी मैं। नेत्र गोलकों को बाहर की ओर उभर आना, आधार उपपचय वृद्धि में मतलब मेटाबॉलिज्म ज्यादा भर जाना, भार में वेट में कम मतलब BMR बढ़ जाना, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट जब बढ़ जाएगा तो वेट जमा नहीं होगा, इसके अभिलक्षण है। और इसको ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेव्स डिसीज। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर थायराइड का क्या बोला बेटा मैंने, थायराइड का कहाँ लिखा है, थायराइड TCT की बात करता हूं तो क्या करता है, रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। कैसे करता है, कहां लिखा है, देखो ये है, जरा देखो, अब इसमें पढ़ो कहां लिखा है, कहीं ना कहीं तो लिखा है। हाइपोथैलेमस से 7 मुक्तकारी हार्मोन निकलते हैं, 3 निरोधी हार्मोन निकलते हैं, ध्यान रखना। 7 मुक्त करवाने वाले और 3 इनहिबिशन कराने वाले होते हैं, जो पीयूष ग्रंथि पर मुख्यतः उत्सर्जित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण श्रवण का कार्य करते हैं। पीयूष ग्रंथि 3 मुख्य भागों में विभक्त होते हैं, पास, ठीक है ना। इस तरह 6 हार्मोन निकालते हैं, एक निकलता, 2 पीछे से निकलते हैं, जबकि ये हो गया, ठीक है। 24 घंटे मेलाटोनिन, पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन को स्रावित करती है, जैसे कि सोने और जागने के। ये थायराइड ग्रंथि स्रावित करने वाले हार्मोन थायरोक्सिन आधारित उपचय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रबंधन और परिवर्तन, रक्ताणु उत्पत्ति, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपचय, मासिक चक्र को नियंत्रण करने का काम करती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अन्य थायराइड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम करते हैं। रक्त में कैल्शियम TCT क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या ब्लड में से किसको, कैल्शियम को, ठीक है। तो जब ब्लड में होगा कम तो जब क्या हो रहा है, हाइपो कैल्शियमिक कंडीशन हो जाएगी। और इसका मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, बोन एब्जॉर्प्शन, है ना, बोन अच्छी हो नहीं पाएगी कैल्शियम से, ठीक है ना। और पैराथायरॉयड हार्मोन द्वारा स्रावित पैराथायरॉयड हार्मोन PTH कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, कैल्शियम के समास्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब हमारे पास कैल्शियम का लेवल बढ़ाने वाला कौन है, पैराथायरॉयड। मतलब बोन रिजॉर्प्शन, बोन को भुरभुरा करना, बोन से कैल्शियम को बाहर निकालना और ब्लड में बढ़ा देना। तो TCT और PTH, TCT क्या करता है, कम करता है, PTH क्या करता है, बढ़ा देता है। अब वहां पर देखो थ्योरी में नहीं मिलेगा ये, वहां पर ये मिलेगा तुमको कहाँ, समरी में ही मिलेगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूं तुमको बार बार, क्या पढ़ो, बुक रीड करो, क्या करो, बुक रीड करो, क्या करो, बुक रीड करो। अब देखो यहाँ जरा ध्यान, पैराथायरॉयड ग्रंथि, मानव के 4 पैराथायरॉयड ग्रंथियां होती, कितनी, 4 पैराथायरॉयड। थायराइड ग्रंथि के पश्च पीछे की सतह पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि की 2 पलिकाएं, पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायरॉयड ग्रंथि पाई जाती है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन PTH हार्मोन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन, ध्यान रखना कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड, मतलब प्रोटीन हार्मोन वाला है। पेप्टाइड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन इज व्हाट, पेप्टाइड हार्मोन।
पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयनों का भी नियमन किया जाता है। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये देखो वहां पर हमने थायराइड वाले में पढ़ा, थायरोकैंसिडेंस क्या करता है, रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है, कम करता है, बढ़ाता है, नहीं पता। ठीक है, पर यहां पर मेंशन किया है कि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, विच मीन्स कि तुम्हारे पास जो कहानी हो जाएगी, क्या कहानी हो जाएगी, पैराथायरॉयड और थायराइड हार्मोन, पैराथायरॉयड और थायराइड हार्मोन कौन सा, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन टीसीटी और पीटीएच जो क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, एक कम करता और एक बढ़ाता है। तो हाइपर कैल्सिमिक कंडीशन तुमको पैराथायरॉयड हार्मोन देगा और हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन तुमको थायरोकैल्सिटोनिन देगा, ध्यान रखना। तो पीटीएच अस्थियों पर क्या करता है, कर अस्थि अवशोषण, विघटन और विकनिजन मतलब रिजॉर्प्शन ऑफ बोन प्रक्रम में सहायता करता है। पीटीएच वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम के पुनर्अवशोषण तथा पचित भोजन में कैल्शियम को अवशोषित को भी प्रेरित करता है। ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या करना है कि कैल्शियम लेवल में बॉडी में बढ़ाना है। तो ये बॉडी में जहां भी कैल्शियम अवेलेबल रहेगा, उपस्थित रहेगा, वहां पर ये कैल्शियम क्या करेगा, अवशोषित ही करेगा। कौन, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये क्या करेगा, जब ये बढ़ाएगा तो ये अति कैल्सिमिक रक्तता हार्मोन, दैट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। मैंने बोला अभी आपको क्या करेगा, जो चीज बढ़ाएगा वो हाइपर करेगा, जो कम करेगा वो हाइपो करेगा, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। अब थायरोकैल्सिटोनिन के साथ रक्त में मिलकर थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, कम करता है, ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो टीसीटी के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में भूमिका करता है। अभी भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया उसने कहीं पे भी कि टीसीटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा क्या, कैल्शियम लेवल। इसलिए ध्यान रखना टीसीटी क्या होता है, तुम्हारे पास हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन होती है, हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन। इज इट क्लियर, क्या कंडीशन होती है बेटा, हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन। ठीक है, डाउट है ना। थाइमस ग्रंथि की अगर हम लोग बात करें, थाइमस ग्रंथि अब मिलती कहाँ पर है, तो थाइमस की जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा, तो थाइमस हमारे पास जो हार्ट रहता है, इस हार्ट के राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ हमको थाइमस ग्लैंड मिलती है। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थी के पीछे पीछे फेफड़ों के बीच स्थित पाली युक्त संरचना है। पाली मतलब ये, और इसने बोला उदर पक्ष पर उरोस्थी, उदर मतलब ये ध्यान रखना, और उरोस्थी मतलब स्टर्नम के जस्ट पीछे, स्टर्नम के पीछे और हार्ट के जस्ट सामने की तरफ होती है, ध्यान रखना ऊपर की तरफ मिलती है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब एक तौर पर हम बोला है कि ये क्या है, इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंस देती है। अब थाइमस जो होती है वो थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन निकालती है, और थाइमोसिन टी लिम्फोसाइड के विभेदीकरण के मुख्य भूमिका निभाती है। अब देखो थाइमोसिन से टी याद रखना, तो टी सेल देने वाला कौन रहेगा, थाइमोसिन। और ध्यान रखना ये कुछ एनवायरनमेंट जो रहता है, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट रहता है, माइक्रो एनवायरनमेंट, ये बी लिम्फोसाइट को भी देता है, ध्यान रखना। और बी लिम्फोसाइट को भी देने वाला कौन है, थाइमोसिन रहता है। इज इट क्लियर। और हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट रहती है वो बोन मैरो में क्या रहती है, मिच्योर होती है, याद रखना भी चीज़। जो कोशिकाएं को माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए भी जैविक उत्पादन को भी प्रेरित करती है, ध्यान रखना। ह्यूमरल किसके लिए होती है, बी वाले के लिए रहती है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप अपघटन मतलब छोटा साइज होने लगता है, छोटी होने लगती है। थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप बुद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। अब तुमको अगर इसके बारे में और देखना है तो थाइमस ग्लैंड जो है वो 12th क्लास में जाओगे, और 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड
डिसीज में इसके बारे में लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? अब हमारे पास हम लोग जाते हैं किसकी बेटा, हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ध्यान रखना, ये पेयर में होती हैं, दो होती हैं, ये किडनी के ऊपर देखने को मिलती हैं। कहाँ में देखने मिलती है बेटा? पृथ्वी के। और इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक अधिवृक्क वल्कुट होता है और एक क्या होता है तुम्हारे पास, मध्यांश होता है। वल्कुट मतलब कॉर्टेक्स और मध्यांश मतलब मेडुला। वल्कुट मतलब कॉर्टेक्स और मध्यांश मतलब मेडुला। तो वृक्क एक अधिवृक्क ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि के दो भागों को हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब अधिवृक्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जरा देखो ध्यान से। मैं कुछ और बताना चाह रहा था तुमको थाइमस ग्रंथि के बारे में। अगर थाइमस ग्रंथि के बारे में बात करोगे तो बचपन में ये क्या करती, इतनी बड़ी रहती है, पर जैसे जैसे हम बच्चे से, चाइल्ड से एडल्ट बनते हैं तो इसका साइज घटता है। अब जब ध्यान सुनना, जब इसका साइज घटता है तो हमारी इम्यूनिटी, जब बचपन में हम लोग किसी को मिल जाते हैं तो उसको ज़िंदगी भर याद रखते हैं, पर एडल्ट जब हमको मिलेंगे तो उसको याद नहीं रख पाते। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, जो ये टी सेल वाली कहानी आती है, वो टी सेल वाली कहानी एक और आती है। वो कहानी एक और ये आती है बेटा कि हमारे पास सेल या कोशिका टू कोशिका, कोशिका टू कोशिका के द्वारा कोशिका को ही कोशिका का पहचान करना। अब होता क्या है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जब हमें एक अंग दूसरे बॉडी में डालते हैं, दूसरे के शरीर पेशेंट में डालते हैं ना, तभी भी वहां पर हमारे पास जो ये टी सेल है ये क्या करती है, ध्यान रखना, हमको देती है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? टी सेल। ध्यान रख लेना, ऑर्गन जब डोनेशन करते हैं तब भी, ठीक है। तो अधिवृक्क के दो पार्ट होते हैं, एक वल्कुट वाला पार्ट होता है, एक मध्यांश पार्ट। वल्कुट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, मध्यांश को हम लोग मेडुला बोलते हैं। पेयर में होती है, किडनी के ऊपर की तरफ दिखाई देती है। हमारे शरीर में प्रत्येक व्यक्ति के अग्रभाग में एक स्थित जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियों के दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहर की तरफ जो होता है उसको वल्कुट कहते हैं। वल्कुट वाला मतलब कॉर्टेक्स और मध्यांश मतलब मेडुला। मध्यांश मतलब मेडुला। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी, जरा बताऊंगा मैं अब तुमको, ठीक है, जो आगे पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन को स्राव करता है। कितने? दो। एक एड्रेनालिन और इसी को हम लोग एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन और नॉरएफ्रिन बोलते हैं। ध्यान रखना, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये याद रखना है, एक ही वाले पार्ट से होते हैं, ठीक है ना। कौन से वाले? मध्यांश या मेडुला से निकलते हैं। ध्यान रखना एक चीज, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं, अपोजिट काम नहीं करेंगे, इन्हें सम्मिलित रूप से एक साथ, क्या लिखा है, कोलेकेटामाइन कहते हैं, कैटेकोलामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कैटेकोलामाइन बोलते हैं, कैटेकोलामाइन बोलते हैं। एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकतम में तेजी से स्थापित होता है, इसलिए इनको आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ध्यान रखना है ना। अब यहां पर याद रखना, एक कंडीशन याद रख लेना, अगर मैं क्या कहूं कि मैं तुम्हारे पीछे काला कुत्ता दौड़ा दूं, काला कुत्ता, जब काला कुत्ता दौड़ जाएगा तो तुम अचानक से क्या हो जाओगे, अपने मूड को अचानक से रिफ्रेश करोगे, ध्यान से देखोगे। या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको पता चला कि तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड को तुम डेट कर रहे हो, तो वो गुस्से से तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, तो तुम क्या हो जाते हो, चौकन्ने हो जाते हो। उस समय पर कौन सा हार्मोन क्या करता है, रिलीज होता है? एड्रेनालिन, बदले की भावना में, ठीक है। इसको क्या क्या बोलते हैं? आपातकालीन, है ना। आपातकालीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी, युद्ध हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है ना। ये हार्मोन सक्रिय तेजी से आंखों को, तुमको क्या कर देगा, चौकन्ना करेगा, आंखों की पुतलियों को फैलाओ, आंखों को खोला, खोल खोल फाड़ फाड़ के देखोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखना, इरी तुम्हारे पास पाइलेशन बोलते हैं इसको, रोंगटे खड़े होना, पसीना आना चालू, मेटाबॉलिज्म रेट तेज हो जाएगी, हार्ट बीट रेट तेज हो जाएगी, पसीना पड़ना चालू हो जाएगा। तो दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता, श्वसन दर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो कैटेकोलामाइन ग्लाइकोजन के विघटन को प्रेरित करता है, मतलब ध्यान रखना, ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करता है, मतलब ग्लाइको क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा, क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा। लाइसिस मतलब तोड़ना, क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और रक्त स्तर बढ़ जाता है, ग्लूकोज का रक्त स्तर बढ़ जाता है। साथ ही लिपिड को भी क्या करेगा, तोड़ेगा, और प्रोटीन को भी तोड़ेगा, मतलब लिपोलाइसिस भी करेगा, और क्या, लिपोलाइसिस भी करेगा, और प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा, मतलब लिपिड ग्लूकोनियोजेनेसिस उसको कम करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा, कम करेगा, बढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ा देगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाना विच मीन्स कि अमीनो एसिड से हमको क्या बनाना है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देगा, ठीक है। लिपिड को तोड़ेगा, और ग्लूकोप्रोटीन के विघटन को, प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाएगा क्या बेटा, बेसिकली एक चीज बनाएगा जिसका नाम क्या था, ग्लूकोज, जो कि बनेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस से। ध्यान रखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो तीन चीज, अगर हम लोग तेजी से दौड़ेंगे तो हमको एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोजन को भी तोड़ना पड़ेगा, लिपिड को भी तोड़ना पड़ेगा, और प्रोटीन को भी तोड़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं वृक्क बाहर की, कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से क्या निकलता है, तीन पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स के। अधिवृक्क बलकुट के तीन परतों में विभाजित किया जाता है, जोना रेटिकुलस आउटर, जोना फेसिकुलेटा मध्य परत, और जोना ग्लोमेरुलोसा। कितने, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा बाहरी परत, ठीक है। ये अंदर वाली, ये मध्य वाली, ये बाहर वाली। तो ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, तीन। तो अधिवृक्क कई हार्मोन को स्राव करती है, जिन्हें सम्मिलित रूप में कॉर्टिकोस्टेरॉइडल हार्मोन बोलते हैं। मतलब ये कि कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल हार्मोन। अब स्टेरॉइड आ गया तो मतलब किससे बनेंगे, ये बेटा ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड से बनेंगे, लिपिड से बने हुए हार्मोन होंगे। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपपचन में संलग्न होते, उपपचन मतलब मेटाबॉलिज्म में उपयोग होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। क्या बेटा, कॉर्टिसोल। अब यहां पर याद रखना, इन्होंने बोला कि कॉर्टिसोल क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। हमारे पास यहाँ एक कहानी आती कि भाई अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, तो कॉर्टिसोल जो बन रहा है वो बेसिकली कैसा होगा, लिपिड कंटेनिंग होगा। और अगर वो लिपिड कंटेनिंग है तो वो करता क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं लिखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जो ए पेशेंट है, इस ए पेशेंट और बी पेशेंट, तो ए पेशेंट से जब हम ऑर्गन को इस बी पेशेंट में क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो जब क्या करता है, इसकी बॉडी इसको पहचानने से मना कर देती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल देते हैं, कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र को कम करता है, डिक्रीज करता है, तो ध्यान रखना, ये जो कॉर्टिसोल है इसकी एक्टिविटी हमको पहचान में देती है। और इसके साथ एक और आता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन
साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है ना, कॉर्टिसोल और साइक्लोस्पोरिन ए दोनों क्या करते हैं कि जब ए पेशेंट से बी पेशेंट के पास कोई ऑर्गन डोनेट किया जाता है तो उस ऑर्गन को बी पेशेंट वाली बॉडी पहचानने से मना कर देती है, और जब मना कर देती है तो कॉर्टिसोल और साइक्लोस्पोरिन ए दोनों काम आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा हमारे पास इन्होंने बोला कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है, एक एग्जांपल है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इज द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा हमारे पास है जल और विद्युत अपघटनों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। जो मिनरल का क्या करें, बैलेंस करें, उनको क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। हमारे शरीर में यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन। हम लोग ध्यान रखना, एल्डोस्टेरॉन को पढ़ते हैं रास सिस्टम में, रास, और रास क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जहां पर हम देखते हैं कि वो क्या कराता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और मिनरल का रीएब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। वहां लिखा हुआ है, जाकर देख लेना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लाइकोजन संश्लेषण मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजेनेसिस कराने में काम आ रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ध्यान रखना कि अमीनो एसिड से तोड़ के ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है। बसा अपघटन, बसा को तोड़ के मतलब फैट को तोड़ के भी क्या करा रहा है बेटा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है। और प्रोटीन का अपघटन प्रेरित करता है अमीनो अम्लों को कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करना। अमीनो एसिड को मना कर देते भाई तुमको लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है, ध्यान रखना। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हृदय संबंधी तंत्र के रख रखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में संलग्न होता है। कॉर्टिसोल किसके बेटा, हृदय की संबंधी तंत्र, संबंधी तंत्र मतलब हृदय में ये इसका इंपॉर्टेंट काफ़ी रोल होता है, कंटेन मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक विशेष रूप से कॉर्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रिया में प्रेरित करता है। प्रतिशोध मतलब है ना, प्रतिशोध लेना, तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया की क्रिया को भी अवरोधित करता। कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका नाम क्या था, कॉर्टिसोल था, मैंने बता दिया अभी आपको। कॉर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को भी प्रेरित करता है, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन में भी करता था। वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास जो थायरोक्सिन था, थायराइड हार्मोन था, वो भी आरबीसी प्रोडक्शन करवा रहा था, ये भी आरबीसी प्रोडक्शन कराएगा। एल्डोस्टेरोन मुख्यतः वृक्क की नलियों में कार्य करता है, जहां सोडियम एवं जल के पुनरावशोषण और तथा पोटेशियम व फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को क्या करता है, प्रेरित करता है। मैंने बताया तुमको अभी कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आयंस को एब्जॉर्ब करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर को क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करवाएगा सोडियम और वाटर का, और जबकि क्या करेगा, पोटेशियम और फॉस्फेट को बाहर उत्सर्जित कराएगा, प्रेरित कराएगा। इस प्रकार एल्डोस्टेरोन वैद्युत अपघटनों, शरीर के द्रव्य के आयतन, परासरणी दाब और रक्त के दाब को बनाए रखने का काम करता है। मतलब तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन करता है। ठीक है। एडिनल बलकुट कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक मतलब स्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक मतलब सेक्स हार्मोन कौन रिलीज करता है, ध्यान रखना, मध्य वाला मतलब मेडुला। स्टेरॉइडल हार्मोन स्तर करता है जो कि यौवनारंभ मतलब एडल्ट्री के समय में अक्षय रोम, जघन रोम और मुख आनन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करता है। रोम मतलब हेयर को ग्रोथ करने में क्या करता है, ओम करता है। जघन रोम, ठीक है ना, तथा मुख्य रोम दाढ़ी मूछ के उगाने में काम आता है, ठीक है ना। यही जो होता है, इसी कारण से जो एल्डोस्टेरोन रहता है थोड़ा बहुत, हम बताएं जो फीमेल्स में भी ये आता है, इसलिए फीमेल्स में भी दाढ़ी मूछ आने का कारण होता है। अब एडिनल बलकुट, अरे बलकुट वाला पार्ट मतलब कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, सॉरी कॉर्टेक्स वाले पार्ट है, सॉरी बेटा, बलकुट वाला पार्ट है ना, मिडिल वाला पार्ट नहीं, बलकुट वाला, कॉर्टेक्स वाला। एडिनल बलकुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक, ठीक है, एडिनल बलकुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्राव के कारण, उनकी कमी के कारण ऑब्वियस सी बात कार्बोहाइड्रेट उपपचय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यस, क्योंकि तुमने देखा अभी हमने कि हम लोग प्रोटीन को भी तोड़ के
हम लोग कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे, लिपिड को भी तोड़ के कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे, वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर कहानी वही है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता और थकावट का अनुभव होता है, जिसे एडिशन रोग कहते हैं। मतलब कॉर्टेक्स डैमेज हुआ तो तुमको एक डिसीज हो सकती है जिसका नाम क्या है, एडिशन डिसीज, जिससे तुमको एक क्या फील होता है बेटा, थका हुआ, दुर्बलता, मतलब हम कायर बन जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, दुर्बल पानी हो जाते हैं, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय एक संधि संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप से काम करती है। इसका मतलब ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस, एंडोक्राइन जो काम करता है वो लैंगरहैंस काम करता है, और जो बाजू वाला एसिनाय होता है, एसिनाय, वो एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। साधारण मुख्यतः मनुष्य में अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप केशिकाएं होती हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों को 1 से 2% होती हैं। कितने? 1 से 2% अगर होंगी तो 99 to 98% तुम्हारे पास होता है एसिनाय वाला रीजन, और 1 to 2% होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। 1 to 2% आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, 99 to 98% एसिनाय रीजन रहता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप के मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर 4 कोशिकाएं मिलती हैं, 4 टाइप की होती हैं, पर हम लोग 2 यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली एक और याद रखना, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा निकालेगी, बीटा निकालेगी और डेल्टा, तीनों अलग अलग हार्मोन निकालती है। जो अल्फा निकालती है उस अल्फा हार्मोन का नाम क्या है बेटा? ग्लूकागॉन। बीटा जो निकालेगी उसका नाम है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, और एस फॉर सोमेटोस्टेटिन। अल्फा बीटा, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन निकालती हैं, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन निकालती हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन, ऊपर हमने जितने भी हार्मोन अभी देखे मैक्सिमम तौर पे बल्कुड वाले को छोड़ के बाकी सारे हार्मोन कैसे थे तुम्हारे पास? पेप्टाइडल हार्मोन थे, ठीक है ना। हार्मोन जो सामान्यतः रक्त शर्करा स्तर के नियमन में क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन बेसिकली करता क्या है कि ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाएगा ग्लूकागॉन, और जो इंसुलिन क्या करता है वो ग्लूकोज के अमाउंट को कम करता है। तो एक ही बाप के 2 बेटे जो एक के अगेंस्ट काम करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट। एक कहता है भाई मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, एक कहता है मैं तुझे पैसे नहीं देने दूंगा, जो आज के समय में बहुत लाजमी है। ग्लूकागॉन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्यरत क्या करेगा? यह ग्लाइकोजेन अपघटित को प्रेरित करता है। मतलब क्या करेगा? ग्लाइकोजन को तोड़ के, ध्यान रखना, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाएगा। ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाएगा, जिसके फलस्वरूप शर्करा का रक्त में दबाव बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका काम क्या है? बेसिकली ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाना। तो ये क्या करेगा? अमीनो एसिड को भी तोड़ के क्या करेगा? ये ग्लूकोज बनाने का काम करेगा, ग्लूकोज को बनाने का काम करेगा, ध्यान रखना। जैसे अति हाइपरग्लाइसेमिक, तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन का नाम क्या बताओ बेटा? ग्लूकागॉन। और हाइपोग्लाइसिक तुम्हारे पास जस्ट इसके अपोजिट होगा, कौन होगा? इंसुलिन, जो क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी कम करेगा और लिपोजेनेसिस को बढ़ा देगा, और क्या करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा देगा। बेसिकली इन तीनों का काम ये रहेगा। देखो, लिपोजेनेसिस मतलब लिपिड बनवाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन करवाएगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको कम कर देगा। ये सब चीजें कौन कराएगा? इंसुलिन। और कहेगा कि ब्लड से बहुत तेजी से क्या करो? ग्लूकोज को सेल के अंदर डालो। ये कंडीशन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाएगी। देखो, अब ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन, यहाँ पेप्टाइड है, यहाँ प्रोटीन हार्मोन, तो पेप्टाइड ही प्रोटीन का ध्यान रखना, जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में भूमिका को निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है। हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट, ठीक है ना। एडिपोस टिश्यू मतलब किस पे? फैट टिश्यू पे। और कोशिका ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप
ग्लूकोज तीव्रता के रक्त हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है तथा रक्त की शर्करा को कम करता है, इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कहलाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की बनने की प्रक्रिया भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से दो हार्मोन करते हैं, एक करता है ग्लूकागॉन और एक करता है इंसुलिन। लंबी अवधि एक हाइपरग्लाइसेमिक अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह बीमारी को हो जाती है, जो मूत्र में, ध्यान रखना, डायबिटीज मेलाइटस होती है, डायबिटीज इंसिपिडस नहीं होती, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच के कारण होती है, ठीक है ना। और डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या होता है, वॉशरूम बार बार लगता है, जिससे कहानी होती है कि बॉडी में ग्लूकोज वॉशरूम के साथ निकलना चालू हो जाता है, जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास हानिकारक पदार्थ जैसे कीटोन बॉडी के निर्माण में भी होता है। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये वृषण है, क्या है, वृषण। वृषण और ओवरी की मैं बात करूं तो वृषण और ओवरी में कहानी दो चीज आती है। क्या कहानी आती है बेटा, वृषण और ओवरी में दो चीज ये आती है तुम्हारे पास कि जो वृषण होता है, वृषण मतलब तुम्हारे पास टेस्टिस, टेस्टिस कितने हार्मोन निकालता है, तो टेस्टिस तुम्हारे पास बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एंड्रोजन ही निकालेगा। आगे चल के बात करते हैं। नर में उदर गुहा में पेड़ू के बाहर वृषण कोष में एक स्थित जोड़ी वृषण स्थित होते हैं, ठीक है। वृषण कोष मतलब एस्क्रोटम में। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करता है। एक्सोक्राइन नहीं, क्या एंडोक्राइन काम करता है, एंडोक्राइन की तरह काम करता है, ध्यान रखना। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वृषण शुक्रजनन नलिका, वृषण शुक्रजनन नलिका भरण या अंतराली ऊतक का बना होता है। वृषण किसका बना होता है, शुक्रजनन नलिका, ध्यान रखना। वहां पर तुम्हारे पास क्या क्या मिलती है, वेसेक्टा मिलता है क्या, अरे वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, है ना, वाशा डिफरेंशिया। लीडिंग सेल क्या करती है, अंतराली कोशिका अंतराली स्थानों में उपस्थित होती है, एंड्रोजन या नर हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन को बेसिकली लगती है। तो एलएच क्या करता है, लीडिंग सेल के ऊपर काम करेगा, और लीडिंग सेल क्या करती है, ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन निकलवाती है। और ये टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखना, एक हमारे पास ये ट्यूब होती है, स्पर्म ट्यूब होती है, स्पर्म ट्यूब को हम लोग एक और क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। एंड्रोजन के नर सहायक जन अंगों जैसे कि एपिडिडाइमस, ये आ गया, शुक्रवाहिका, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा आदि के संवर्धन परिपक्वन और क्रिया का नियमन करता है। कौन, एंड्रोजन। एंड्रोजन ध्यान रखना सब चीज को कंट्रोल करता है, मतलब पूरे के पूरे अगर मैं बात करूं वृक्क के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है उसको पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। 12th में पढ़ोगे ये हार्मोन पेशी वृद्धि, मुख अक्षी रोम की भी वृद्धि और क्रोधात्मक गुस्सा आना निम्न प्रेरक भूमिका निभाते हैं। नहीं, स्वरमान, आवाज, हाँ और हाँ, दो आवाज इत्यादि को भी उत्तेजित करता है। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय की तंत्रिका तंत्र पर भी कार्य कर लैंगिक व्यवहार या लिबिडो का क्या करते हैं, लिबिडो प्रभावित करते हैं, मतलब अट्रैक्शन, ध्यान रखना, मेल और फीमेल का। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, और तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट मतलब डाइजेशन, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भी क्या करते हैं, ग्लूकोजिनोलाइसिस में भी काम करते हैं, ग्लूकोजिनोलाइसिस में लाइसिस में काम करते हैं, ग्लूकोलाइसिस में ना काम करते हैं। अंडाशय, मादाओं के उदर में अंडाशय का एक युग्म जोड़ा होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक धर्म में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉयडल हार्मोन निकालते हैं, इनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जबकि ध्यान रखना, ये तुम्हारी जो ओवरी होती है वो बेसिकली 5 हार्मोन निकालती है। एक निकालती है जेलेक्सिन, एक निकालती है एक्टिविन, और एक निकालती इनहिबिन। ये इनहिबिन ध्यान रखना। तो 3 हार्मोन ये हो गए, 2 हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय अंडपुटक और भरण ऊतक का बना होता है। एंड्रोजन
का संश्लेषण एवं स्त्राव मुख्य रूप से परिवर्धक हो रहे अंडाशय पुटक द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका, पुटिका मतलब तुमने फॉलिकल पढ़ा था, तो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निकालता है। तभी तो हमारे पास एट द टाइम ऑफ जब क्या होता है बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम ही प्रोजेस्टेरोन करता है। और बेसिकली अगर एक और बात बोलूँ तो प्रेगनेंसी के समय पर अगर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है इम्प्लांटेशन के लिए तो भी प्रोजेस्टेरोन करा के देता है। तो एंड्रोजन स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक अंगों की भी वृद्धि करती, द्वितीय लैंगिक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक ब्रेस्ट, अंडाशयी पुटिका परिवर्धन द्वितीय लैंगिक लक्षणों का प्रकट करते, उच्च आवाज की स्वरमान स्तन ग्रंथियों का भी परिवर्तन करती है। एस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का भी नियमन करती है, जबकि प्रोजेस्टेरोन प्रसवता में सहायता होते हैं। प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करते हैं। ये मत सोच लेंगे प्रोजेस्टेरोन से वहाँ काम करता है, वो मेमरी ग्लैंड के ऊपर भी काम करता है तथा दुग्ध संग्रह कूपिकाओं के निर्माण मतलब प्रोडक्शन ऑफ बॉट मिल्क ग्लैंड, ध्यान रखना, और दूध के स्त्राव में भी सहायता करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब हमारे पास ऐसे ऑर्गन हैं जो बेसिकली ग्लैंड तो नहीं पर ग्लैंड की तरह काम करते हैं। हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक पथ की, हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहली इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन रक्त का स्त्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे हृदय के आलंद भित्ति में, आलंद मतलब आर्ट्रिया में, भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन नॉट स्टेरॉइडल हार्मोन, एक हार्मोन निकाला जाता है, उसको बोलते हैं ANF, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और अगर CT में जाओगे तो आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं। यह रक्त दाब को कम करता है। रक्त दाब बढ़ जाता है, रक्त मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ANF के स्त्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त ब्लड प्रेशर को क्या कर दिया जाता है, विस्फारित मतलब चौड़ा करके ब्लड प्रेशर को कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलने वाला हार्मोन है जो कि रक्ताणु उत्पत्ति RBC का प्रोडक्शन कराने का काम करता है। अभी हमने देखा था ऊपर की तरफ हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाला काम देखा था, उसमें भी यही कहानी हो रही थी। इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पाद रक्ताणु को प्रेरित करता है। जठर आंतरिक ग्रंथों के विभिन्न अंगों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करते, कितने? 4। कौन कौन से? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अफरोदी पेप्टाइड। ये चारों के चारों तुम लोगों को बेसिकली कहाँ पढ़ने मिलेंगे बेटा? ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो गैस्ट्रिन और जठर ग्रंथियों पर कार्य पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl गैस्ट्रिक और जठर ग्रंथियां और पेप्सिनोजन के स्त्राव को प्रेरित करता है। तो गैस्ट्रिन किसको करता है बेटा? जठर ग्रंथियों और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन के स्त्राव को क्या करता है? प्रेरित करता है। जबकि सिक्रेटिन बहिस्रावी मतलब एक्सोक्राइन अग्नाशय, है ना, पर कार्य करता है। कहाँ काम करता है? अग्नाशय पे काम करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयन का स्त्रावन करवाता है। कौन? सिक्रेटिन करवाता है। सिक्रेटिन का काम क्या है ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले दिनों में आया हूँ क्वेश्चन है ये। सिक्रेटिन पहला, गैस्ट्रिन क्या करता है? जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन में प्रेरित करता है। सिक्रेटिन बाह्य अग्नाशय पे काम करके क्या करवाता है? ये ध्यान रखना, जल और बाइकार्बोनेट आयन को स्त्राव करवाता है। फिर कोलिसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइनल, ध्यान रखना, कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय CC के अग्नाशय तथा पित्ताशय मतलब तुम्हारे पास गॉल ब्लैडर, दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशय एंजाइम, अग्नाशय मतलब पैंक्रियास एंजाइम, और पित्तरस मतलब तुम्हारे पास कौन सा? गॉल ब्लैडर से, है ना, गॉल ब्लैडर से, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर जूस तो निकालने का क्या काम करता है ना। और तुम्हारे पास GIP गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, है ना,
पेप्टाइड जठर स्त्राव उसकी गति को अवरोध करता है, जीआईपी बंद कर देता है। अनेक अन्य ऊतक अंतःस्त्रावी नहीं होते, कई हार्मोन का स्त्राव करते हैं और वृद्धि कारक करते हैं। वृद्धि कारक ऊतकों में सामान्य वृद्धि और मरम्मत पुनर्जन्म के लिए ये आवश्यक होते हैं। अब हमारे पास जो होते हैं हार्मोन दो तरीके की क्रियावन दिखाते हैं। एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काम क्रॉस कर जाते हैं और एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। और स्टेरॉयडल हार्मोन हमने देखा था जो निकलते हैं बेसिकली सेक्स हार्मोन, और एक और हम लोग ने देखा था वल्कुट से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है ना, वल्कुट से निकलने वाले हार्मोन। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन नेचर, प्रोटीन और पेप्टाइड और अमीनो एसिड के बने होंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर काम करेंगे। अगर जैसे मैं बात करूँ तो तुम लोग देखते हो कौन सा पेप्टाइड हार्मोन, अगर मैं बात करूँ ग्लूकागॉन की बात करूँ तो ग्लूकागॉन काम करेगा ऊपर की तरफ, इंसुलिन काम करेगा यहीं पर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ऐसे ही तुम्हारे पास एक और कौन सा हार्मोन है, ये आर्टियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये भी कहाँ काम करेगा, यहाँ। अब ये मेम्ब्रेन पे जब काम करेंगे तो ध्यान रखना इनको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये बनाते हैं, ध्यान रखना, रिसेप्टर ग्राही, और ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, प्रतिक्रिया मिलेगी, ये अंदर भेजेंगे सेकेंडरी मैसेंजर के पास। जो तीन होते हैं एएमपी, सीएमपी और IP3 इनोसिटोल फास्फेट ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखना ये तीन होते हैं, एएमपी कैल्शियम आयन और IP3, ये क्या कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जो जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा न्यूक्लियस के पास जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, ये अपना काम कराएंगे। जैसे तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन होते हैं ऐसे हार्मोन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्टली न्यूक्लियस पे काम करते हैं, उनको सेकेंडरी मैसेंजर और ग्राही की जरूरत पड़ती नहीं है, वो डायरेक्टली जीनोम लेवल पे काम करते हैं। तो हार्मोन कॉम्प्लेक्स यहाँ बनता है जेनेटिक्स में, केंद्रक के अंदर, जीनोम इसको एक्सेप्ट करता है, mRNA बनेगा, प्रोटीन बनाएगा और उस पर काम करने का काम चालू करेगा, ठीक है। अब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों की उपस्थिति हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही, झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही, अंतरा मतलब झिल्ली बाहर और अंदर, अंतर कोशिका ग्राही कहलाते हैं, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय ग्राही केंद्रक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगर हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण का निर्माण करें तो प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, मतलब पर्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ही बाइंड करेगा, हर कोई जाके बाइंड नहीं करेगा, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। मतलब ए वाले रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा, बी वाले से ही बाइंड करेगा, ए वाला बी से बाइंड नहीं करेगा, ना ही ए वाला इससे बाइंड करेगा। इज इट क्लियर। अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं तो हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म कायिक का निर्माण हार्मोन द्वारा ही होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारी बॉडी दो तरीके से कंट्रोल हो सकती है, एक तुम्हारे पास हार्मोनल और एक तुम्हारे पास किससे, न्यूरॉन से हो सकती है। अब अतः प्रेरित प्रकृति के आधार पर हार्मोन को समूह में विभाजित किया जा सकता है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। कौन कौन से बेटा, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। मैंने तुमको बताया प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीयूष ग्रंथि से, पीयूष एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने निकलने वाले हार्मोन होते हैं सारे के सारे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। अब स्टेरॉयडल हार्मोन उदाहरण के तौर पे कॉर्टिस्ट्रोल, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रो। अब तुम लोग को बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो जैसे हमारे पास क्या था, वृषण था, हमारे पास अंडाशय था, उन दोनों से निकलने वाले हार्मोन, और हमारे पास अधिवृक्क का बाह वाला पार्ट वल्कुट था, उससे निकलने वाला पार्ट हार्मोन है ना, आयोडोथायरोन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि का आयोडो-3, और अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए उदाहरण के लिए एपिनेफ्रिन। अमीनो अम्ल वाले क्या है, एपिनेफ्रिन है। इज इट क्लियर। जैसे हमारे पास टायरोसिन, थायराइड हार्मोन टायरोसिन से मिलकर बना होता है, थायराइड यानी थायराइड हार्मोन लिखा हुआ, आयोडोथायरोड हार्मोन, ठीक है। जो हार्मोन झिल्ली को योजित ग्राहियों से क्रिया कराते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करते, मतलब जो प्रोटीन वाले होंगे वो ऊपर ही काम करेंगे, वो अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन द्वितीय संदेशवाहकों का उपयोग करेंगे। जैसे तुम्हारे पास चक्री AMP IP3 ये लिखा है और साइक्लिक कैल्शियम आयन अंततः कोशिकीय उपचय का नियम करते हैं,
अंतर कोशिकाओं ग्रहियों से इनका करने पर क्या होता है, अंतर कोशिकाओं जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन, आयोडोथायरोन हार्मोन आदि, आयोडोथायरोन आदि हार्मोन ग्राही सम्मिश्र जीनोम लेवल पे काम करते। तो तुम्हारे पास एक और चीज हो गया, आयोडोथायरोन थायरोनिन आयोडोथायरोनिन आयोडोथायरोनिन, ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ध्यान रखना एक चीज, ठीक है ना, जो क्रॉस नहीं करेंगे वो ऊपर काम करेंगे। तो तुम्हारे पास दो हार्मोन कौन कौन से बेटा, एक स्टेरॉयडल हार्मोन और एक आयोडोथायरोनिन हार्मोन, जो एक्सेप्शन टाइम में दिखेगा तुमको, ये क्रॉस कर जाएगा किसको, जीनोमिन लेवल को। जीनोम के परिभ्रमण क्रिया में जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रसायन और क्रियाओं को शरीर को कार्य की और वृद्धि की प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये वृद्धि करवाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर मानव शरीर में रासायनिक समन्वय करवाते हैं। समन्वय मतलब बैलेंस करवाना, उनको एकीकरण एकत्र कराना, और नियमन उसमें क्या करना, कंट्रोल करना। ये हार्मोन कुछ विशेष कोशिका अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हमारे अंगों की वृद्धि, उपपचयी एक एवं विकास को नियमित रखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र जैसे हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय, पेप्टाइड, थाइमस और जनन द्वारा होता है। ध्यान रखना ये अंत एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके साथ ही कुछ अन्य अंग जैसे जठर, आतिपथ, वृक्क, हाइपोथैलेमस, हृदय आदि में हार्मोन का उत्पादन करते हैं। हाइपोथैलेमस 7 प्रकार के, ये तो सारांश चालू हो गया इसका, ठीक है, मैं वही सोचूं क्या चालू हो गया। ओके, थैंक